हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं लोकेश जायसवाल स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लोकेश इंस्पायर इंडियन पर। आज हमारी जर्नी जो है बहुत आगे तक बढ़ चुकी है। हम देख रहे थे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को। हम क्रम वाइज एकदम सिस्टमेटिक ढंग से दोस्तों इसको पढ़ रहे हैं। आज हमारी जो जर्नी पहुंची है गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो आज हम जानेंगे इसी गोलमेज सम्मेलन का इतिहास, और यह भी जानेंगे कि क्या गोलमेज सम्मेलन आने वाले जो भविष्य है उस समय का उसको तय करने वाला था। और यह भी जानेंगे जो भारत का एक सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी था या एक अखिल भारतीय पार्टी जो कांग्रेस पार्टी थी, उसका योगदान इस गोल में सम्मेलन में किस तरह रहा और उसके नज़रिए से इस गोल में सम्मेलन का क्या महत्व रहा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो इसको लाइक कर दीजिएगा, वीडियो पूरा देखिएगा, अंत तक देखिएगा, इसको सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। मैंने लगभग 20 वीडियो इस पे बना चुके हैं। कुछ ही वीडियो में देखेंगे कि हम इसके समापन की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कुछ ही वीडियो और बनेंगे। उसके बाद हम संपूर्ण जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है इसको क्रम वाइज समाप्त कर देंगे। इसके बाद हम क्रांतिकारी गतिविधियाँ शुरू करेंगे। आपको ये भी बता दें कि हम जल्द ही प्रैक्टिस सेशन भी लाने वाले हैं और प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा कराएंगे ताकि आप जब एग्ज़ाम देने जाओ ना तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगे। चलिए, स्टार्ट करने से पहले आपको मोटी मोटा कुछ चीज़ें बता दे रहा हूँ। जैसे हम गोलमेज सम्मेलन में पढ़ने जा रहे हैं तो इससे रिलेटिव और क्या चीज़ें हम इसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे उसको बता दे रहे हैं। जैसे हम आज पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में बात करेंगे, फिर हम आप देखेंगे कि गांधी इरविन समझौता इसी दौरान इसी समय खंड के इस समय खंड में देखेंगे गांधी इरविन समझौता होता है, इस पे चर्चा करेंगे। उसके बाद हम 26 से 21 मार्च तक 1931 में कराची अधिवेशन चलता है, तो यह विशेष अधिवेशन होता है, तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके बाद हम दूसरे गोलमेज सम्मेलन के बारे में भी अगर टाइम मिला तो चर्चा करेंगे। फिलहाल चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे पहले गोलमेज सम्मेलन के बारे में। तो यहाँ शुरू करते हैं। तो जो देखिए, हर एक पॉइंट में एक क्वेश्चन छिपा है जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन, इसकी शुरुआत कब होती है। तो आपसे यहीं से क्वेश्चन बनाना शुरू कर देगा, तो मैं आपसे यहीं से बोलूँगा कि अच्छे से देखते चलिए, सुनते चलिए और वीडियो को एक बार छोड़िए, धैर्य से देखिए। उसके बाद दोबारा इसे 2x पे करके आप अच्छे से पूरा रिवाइज कर सकते हैं, आपको याद हो जाएगा। इतना सिस्टमेटिक और साइंटिफिक नोट्स बना के आपको दे रहा हूँ। तो इसकी शुरुआत जो होती है प्रथम गोलमेज सम्मेलन की, वह 12 नवंबर 1930 को होती है। तो यह डेट याद रखे रहिए। कहाँ पर होती है? तो सेंट जेम्स पैलेस में। तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन की शुरुआत 12 नवंबर 1930 को कहाँ पर? सेंट जेम्स पैलेस में। यह कहाँ पर स्थित है? तो यह लंदन या इंग्लैंड में स्थित है। इस सम्मेलन की बात करें तो उद्घाटन किया, तो इस सम्मेलन का उद्घाटन जो करते हैं वह जॉर्ज परचम करते हैं। आप पूछेंगे जॉर्ज परचम कौन थे? तो यह इंग्लैंड के सम्राट, में देखिए ब्रैकेट में लिख दिया हूँ, इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज पंचम थे जो इस सम्मेलन का उद्घाटन करते हैं। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो रैमजे मैकडोनाल्ड। एक कौन थे? तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो थे वह उस समय पीएम थे। जैसे आज हमारे पीएम जो है नरेंद्र मोदी जी है ना, तो ऐसे उस समय के पीएम जो इंग्लैंड के थे वह रैमजे मैकडोनाल्ड थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस उद्घाटन का सम्मेलन किसके द्वारा किया गया? तो इंग्लैंड के सम्राट जॉर्ज परचम द्वारा। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो उस समय इंग्लैंड के जो पीएम थे रैमजे मैकडोनाल्ड। आपसे कभी कभी बहुत ज़्यादा डीपली जाके पूछेगा तो ये पूछ लेगा कि जब प्रथम गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो जो उसकी अध्यक्षता कर रहे थे वह किस पार्टी से संबंधित थे। तो यहाँ मैंने लिख दिया है कि लेबर पार्टी या श्रमिक दल। तो रैमजे मैकडोनाल्ड जो हैं, जो उस समय के पीएम थे, वह लेबर या श्रमिक दल से संबंधित थे। ठीक है, अब हम प्रथम गोलमेज सम्मेलन के विशेषता के बारे में बात कर लेते हैं। तो इनकी विशेषता को बात अगर हम करें तो इसमें देखेंगे भारतीयों को बराबरी की हैसियत देकर की जाने वाली यह पहली बैठक थी। आप देखेंगे ना, गोलमेज सम्मेलन मतलब एक गोलमेज नुमा सम्मेलन होगा और उसमें भारतीयों को पहली बार बराबरी की हैसियत से बैठाया जाएगा। क्योंकि इसमें क्या होता ना, अभी तक लोग अछूत समझते थे, अंग्रेजों के द्वारा जो होता था बहुत जुल्म होता था, बहुत हीन भावना से देखते थे। लेकिन यहाँ देखेंगे ना कि जो इस सम्मेलन में है ना,
रैमजे मैकडोनाल्ड हैं जो इसकी अध्यक्षता करेंगे, वो भी उसी टेबल पे बैठेंगे, और जो भारतीयों की तरफ से जो प्रतिनिधि जाएंगे ना, वो भी उसी टेबल पे बैठ करेंगे। अर्थात एक ही टेबल पे जब बैठ के बात करेंगे तो वहाँ समानता की चीज़ें दिखने लगेंगी। तो वही मैंने लिखा है कि भारतीयों को बराबरी की हैसियत देकर की जाने वाली यह पहली बैठक थी। तो आपसे पूछेगा तो आप इसको अच्छे से हैंडल कर लीजिएगा। दूसरा जो पॉइंट है इसमें इम्पॉर्टेंट, वह है कुल शामिल भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी। तो आपको मैं बता दूं, कुल शामिल भारतीय प्रतिनिधियों की जो संख्या थी वह 89 थी। कितनी थी? 89। यहाँ देखिए प्रतिनिधियों की जो शामिल थी तो 89 थी। इसमें पूछेगा कितने भारतीय प्रतिनिधि शामिल थे? 89, फिर से याद रखिएगा। और इसमें विभिन्न दलों या वर्गों से कौन कौन संबंधित था। तो आपसे पूछेगा जो 89 प्रतिनिधि थे भारतीय, जब इस प्रथम गोलमेज सम्मेलन में पहुंचते हैं तो किन किन पार्टी से संबंधित वो लोग पहुंचे थे, या जो नेता थे वो किन पार्टियों से संबंधित थे, या कौन सी विचारधारा को अपने साथ रखते थे, कौन सी विचारधारा को मानते थे। तो आपको यहाँ पर मैंने एक लिस्ट वैसे मैंने लगा दी है याद करने के लिए। आपको ये चीज़ें किताबों में बहुत मुश्किलों से मिलेंगी और यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। तो यहाँ देखिए पूरी लिस्ट लगी है। विभिन्न दलों या वर्गों से संबंधित लोग, जैसे हिंदू महासभा की ओर से आप देखेंगे M.R. जयकर शामिल हुए थे। कौन? M.R. जयकर। याद रखे रहिएगा, पूछ लेगा प्रथम गोलमेज सम्मेलन में हिंदू महासभा की ओर से कौन शामिल था। तो S.R. जयकर। उदारवादियों की तरफ से देखेंगे तो B.Y. चिंतामणि। उदारवादी की तरफ से चिंतामणि। देखो याद करने का तरीका बता दूं, उदारवादी लोग जो होते हैं ना वो बहुत नरम दिल के होते हैं, बहुत चिंता करते हैं, तो क्या होगा कैसे होगा, चिंता में ज़्यादा मनन होते हैं। तो इस प्रकार याद रखिएगा, उदारवादी मतलब चिंतामणि। तो C.Y. चिंतामणि हो गए। दलित वर्ग से, दलित वर्ग के लिए आप जानते ही हैं डॉक्टर अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर दलित वर्ग की तरफ से प्रतिनिधि के रूप में उसमें शामिल हुए थे। मुस्लिम वर्ग की तरफ से संबंधित अगर बात करें तो उसमें से 3 लोग, एक मोहम्मद अली जिन्ना शामिल थे, एक आगा खां शामिल थे, एक फजलुल हक शामिल थे। तो एक फजलुल हक और एक आगा खां, एक मोहम्मद अली जिन्ना संबंधित थे। ये मुस्लिमों की तरफ से प्रतिनिधि कर रहे थे, ठीक है। और प्रजा कृषि पार्टी से यह संबंधित थे। उसके बाद देखेंगे सिख की तरफ से प्रतिनिधि कौन गया था। तो सरदार संपूर्ण सिंह सिख की तरफ से गए थे। ईसाई की तरफ से केटी पाल गए थे। देसी रियासतों की तरफ से जो 16 नरेश थे, उन 16 नरेशों ने भाग लिया। तो देसी रियासतों के 16 नरेशों ने भाग लिया। इन नरेशों के जो बोलते नहीं है क्या उसे बोलते हैं, देखिए मतलब अगर इनको सलाह देने के लिए जो नियुक्त किया गया था वह प्रोफेसर रसबुक विलियम्स थे। तो पूछेगा कि देसी रियासतों कितनी देसी रियासतें शामिल थी। तो 16 देसी रियासतें शामिल थी। और इनको जो परामर्श देने, हाँ देखिए आ गया, परामर्श देने का काम किया था वो प्रोफेसर रसबुक विलियम्स के द्वारा किया जा रहा था। यहाँ तक सारी बातें याद हो गई होंगी। आगे बात करते हैं, एक मिनट। आगे बात करेंगे तो यहाँ टिरिक याद रखिएगा। हिंदू द्वारा, देखो हिंदू लोग क्या होता है ना, जयकारा लगाते हैं। तो उसी से याद रखना कि हिंदू द्वारा जयकारा लगाया जाएगा, अर्थात जयकर। तो हिंदू की तरफ से कौन शामिल था? जयकर। औदावादियों की तरफ से उदारी लोग चिंता, मैंने बता दिया कि चिंता बहुत करते हैं, अर्थात चिंतामणि हो गए, ठीक है। यहाँ देखिए कुछ पॉइंट मैंने यहाँ पर लगा दिए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। यहाँ देखिए देसी नरेशों ने अखिल भारतीय संघ की स्थापना के लिए ब्रिटिश भारत में शामिल होने का प्रस्ताव रखकर सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। देखिए क्या होता है, देसी रियासतें जो थी वो अपने आप को स्वतंत्र रखती थी, वो अपने आप को स्वतंत्र मानती ही थी। तो जब आप देखेंगे प्रथम गोलमेज सम्मेलन होता है ना, तो इसमें जो देसी रियासतें 16 रियासतें शामिल होती है ना, उन्होंने एक साथ ऐसा प्रस्ताव रखा कि यदि अंग्रेज चाहे तो एक अखिल भारतीय संघ की स्थापना करें और उसमें हम देसी रियासत जो देसी रियासत वाले लोग हैं, हम भी उसी अखिल भारतीय संघ के हिस्सा होंगे, ठीक है। तो इससे लोग आश्चर्यचकित हो गए कि एक कौन सा बड़ा, अच्छा होंगे क्यों नहीं, क्योंकि लोग अब एक प्रकार से जब अखिल भारतीय संघ बनाया जाएगा तो एक प्रकार से भारत का जो आज का नक्शा ये उभर के सामने आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आप
याद रखे रहिएगा। और दूसरा जो पॉइंट है, इस सम्मेलन में कोई निष्कर्ष नहीं निकलता। देखिए, प्रथम गोल में सम्मेलन में इतने लोग तो शामिल होते हैं, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। आप पूछोगे सर इतने अच्छे अच्छे लोग शामिल हुए हैं, सभी पार्टियों से संबंधित शामिल हुए, नरेश जो देसी नरेश मतलब देसी राजा थे वो लोग भी शामिल हुए, तो फिर इसका परिणाम कुछ क्यों नहीं निकला? तो मैं आपको बता दूं, आप देख रहे हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है, सही सही जो लोगों के दिलों की धड़कन थी और संपूर्ण राजनीति इन्हीं लोगों के द्वारा घूम रही थी और इन्हीं लोगों के द्वारा सारे आंदोलन चलाए जा रहे थे। इनमें गर्मपंथी नरमपंथी आप लोगों को सबको बता दिया। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था थी। और जब जिसे पूरे शरीर में अगर दिल ही काम ना करे तो पूरा शरीर लेके क्या करोगे? तो ऐसे पूरे भारत में अगर एक जो सबसे सुदृढ़ और सबको भाने वाली पार्टी है, जो सबसे बड़ी पार्टी है, अगर उस सम्मेलन में मान लो शामिल ही नहीं हुआ तो फिर उस सम्मेलन का मतलब ही क्या होगा? तो क्यों नहीं निकला? तो यहाँ पर निष्कर्ष इसलिए नहीं निकला क्योंकि प्रतिनिधियों के बीच में आपसी सहमत भी नहीं बनी और दूसरी जो सबसे बड़ी पार्टी थी कांग्रेस, वह भी नहीं शामिल हुई। पहले गोलमेज सम्मेलन में कोई निष्कर्ष नहीं निकला क्योंकि इस सम्मेलन में जो भी प्रतिनिधि उपस्थित थे उनके बीच आपसी एकता का भी अभाव था और सभी प्रतिनिधि ना अपने अपने वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन, अच्छा यहाँ सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी ना कि सभी प्रतिनिधि जो है अपने अपने वर्ग के लिए आप देखेंगे कि पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कर रहे थे, जो कि जायज़ भी नहीं है। तो इस तरह की हरकतें ये सब कर रहे थे और यहाँ पर कांग्रेस शामिल भी नहीं था, तो ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट हो गया। इस सम्मेलन में इस तथ्य को भी रेखांकित किया जाता है कि भारत में संवैधानिक विचार विमर्श की कोई भी कार्रवाई तब तक आगे नहीं बढ़ सकती जब तक कि उसमें कांग्रेस शामिल न हो। मैंने आपको पहले ये बात बता दी कि जो सबसे बड़ी पार्टी है उसको ही नहीं शामिल करेंगे तो कैसा संवैधानिक विचार व्यक्त करेंगे, विचार विमर्श कैसे करेंगे, संवैधानिक संस्थाओं का फिर विकास कैसे होगा, इस पर चर्चा कौन करेंगे? जो लोगों के दिलों में बस रहा है, जो लोगों की जनता आम जनता के बीच में है, ऐसे नेताओं को ही नहीं शामिल किया जाएगा पार्टी से संबंधित, तो फिर क्या मतलब होगा? तो इस प्रकार से यह असफल माना जाता है प्रथम गोलमेज सम्मेलन। ठीक है, यहाँ देखिए कुछ और पॉइंट है मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, जैसे 1921 से संबंधित बहुत सारे पॉइंट हैं, तो कुछ पॉइंटों को मैं यहाँ पर लगा दिया हूँ, तो इसको आप याद रखे रहिएगा क्योंकि 1921 का जो समय है ना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा 1921 में बोल रहा था 1931 में 27 फरवरी को आप देखेंगे 1931 27 फरवरी को चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत होती है। चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत होती है। इस शहादत को लेकर युवाओं में बहुत ज़्यादा रोष था और रिस्पेक्ट भी था, तो अंग्रेज़ों के प्रति रोष बहुत ज़्यादा था, व्याकुलता बहुत थी कि क्या ही कर दे, ऐसा उफान और तूफान मचा रखे थे। और 1931 में आप देखेंगे 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन पैक्ट भी हो रहा है, समझौता। अच्छा, चंद्रशेखर आज़ाद को जो शहादत था चंद्रशेखर आज़ाद का और भगत सिंह का वगैरह का देखेंगे, तो जब बाद में गांधी इरविन समझौता होता है ना, तो कहा जाता है ना कि बाद में देखेंगे कि भगत सिंह को जो फांसी होती है तो ऐसा कहा जाता है कि उससे पहले जो गांधी इरविन समझौता था, अगर गांधी जी चाहते तो सुखदेव, राजगुरु, भगत सिंह को छुड़ा सकते थे या फांसी तो टला ही सकते थे, ऐसा बात था। लेकिन गांधी जी ने ऐसा काम नहीं किया। इसके बारे में आप देखेंगे गांधी जी फिर बाद में कुछ बोलेंगे भी, स्टेटमेंट में आएगा, मैं आगे बात करूंगा। और गांधी जी को लोग बहुत बुरा भला कहने लगे और गांधी जी से लोग कहीं ना कहीं अब घृणित होने लगे, मतलब उनको घृणा सी होने लगी कि फिर आप किस काम के, मैं आपका इतना बात मानता हूँ, ऐसा वैसा बहुत प्रॉब्लम होने लगा था। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे। तो 5 मार्च को देखेंगे फिर गांधी इरविन पैक्ट होता है, या इसे हम समझौता के नाम से जानते हैं, दिल्ली समझौता के नाम से जाना जाता है। फिर देखेंगे 23 मार्च, जो 23 मार्च है ना ये इंपॉर्टेंट है। 23 मार्च 1931, देखो क्रम वाइज बता रहा हूँ। 27 फरवरी चंद्रशेखर आज़ाद की शहादत हो जाती है, उसके बाद 5 मार्च को गांधी इरविन समझौता होता है और 23 मार्च इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी हो जाती है। यहाँ देखिए मार्च में ही गांधी इरविन समझौता हो रहा है और इसी के तहत यह लोगों के द्वारा कहा जा रहा था कि आप बचा सकते थे, और उसी महीने में आप देखेंगे 23 मार्च को इनको फांसी चढ़ा दी जाती है। फिर देखेंगे 26 मार्च को 3 दिन बाद कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है कराची में। आज हम इसके अधिवेशन की बात करेंगे। तो 3 दिन बाद फिर जैसे ही इनको फांसी चढ़ाया जाता है फिर विशेष अधिवेशन कराची में बुलाया जाता है। फिर आप देखेंगे 14 अगस्त को गांधी पर एक टिप्पणी की जाती है और यह टिप्पणी कौन करता है? डॉक्टर भीमराव
अंबेडकर करते हैं। अब क्या टिप्पणी होती है उसके बारे में मैं आगे चर्चा करता हूँ। फिर सितंबर में देखेंगे कि सेकेंड गोलमेज सम्मेलन की बात होने लगती है। इस प्रकार प्रथम गोलमेज सम्मेलन को हमने जान लिया था। अब जो 1931 में महत्वपूर्ण घटनाएं थी क्रम वाइज, मैंने डेट वाइज बता दिया इसको, एक घटना घटित हुई है। अब उसमें से हम पढ़ेंगे जो गांधी इरविन समझौता के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि देखिए अभी जो चंद्रशेखर आज़ाद, जब मैं आपको क्रांतिकारी गतिविधियाँ पढ़ाऊंगा ना, तो वहाँ पर आपको बताऊंगा वो चीज़ें कि इस टाइम पे, अभी यहाँ पर पढ़ा दूंगा तो घोंच पहुँच हो जाएगा, आपको समझ नहीं। बस इतना जानिए एक क्रम है। इसके बाद हम आज पढ़ लें गांधी इरविन समझौता के बारे में। डायरेक्ट 5 मार्च 1931 में गांधी इरविन समझौता होता, इसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। तो गांधी इरविन समझौता के बारे में पढ़ेंगे तो यहाँ पर डेट याद रखे रहिएगा, मैंने पहले बताया भी है। तो यहाँ पर 5 मार्च को आप देखेंगे गांधी इरविन समझौता होता है, ठीक है। और किसकी मध्यस्थता से यह समझौता हुआ, तो यह इंपॉर्टेंट है, तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर और तेज बहादुर सप्रू, इनकी मध्यस्थता से गांधी और इरविन के बीच एक बातचीत होती है और समझौता होता है। तो आपसे एक क्वेश्चन पूछेगा, इसकी मध्यस्थता किसके मध्यस्थता से ऐसा हो पाया, तो तेज बहादुर सप्रू और एम आर जयकर। अच्छा, इसमें प्रावधान क्या क्या थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसी को लेकर देखेंगे गांधी जी की बहुत आलोचना होती है, और यहाँ तक कि लोग इतना रोषित हो जाते हैं कि इनके विरोध में नारा भी लगाते हैं जहाँ देखते थे इनको। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं मिलती हैं, तो उन सब पे हम नहीं जाएंगे, बस मेन पॉइंट पे बात कर लेते हैं, क्योंकि यह इंपॉर्टेंट जो होगा हमारे एग्जाम के लिए, हम उसी के पर्पज़ से पढ़ रहे हैं। तो यहाँ देखेंगे प्रावधान जो शामिल था, इसमें सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा, ऐसा प्रावधान शामिल था। किंतु हिंसक कार्रवाई में शामिल बंदी को रिहा नहीं किया। अब यही पॉइंट फंस जाता है। सभी राजनीतिक बंदियों को तो मान लीजिए आप रिहा करने की बात गांधी जी कर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि जो हिंसक कार्रवाई में शामिल थे हम उनको रिहा नहीं करेंगे। किनके द्वारा, इरविन द्वारा कहा गया। लेकिन कहा जाता है कि अगर गांधी जी जोर डाले होते तो इतना तो करा ही सकते थे कि फांसी टला देते, बल्कि बोलते ही रिहा ना करिए, आप जितना सजा देना हो दे दीजिए, लेकिन फांसी टाल दीजिए। तो ऐसा गांधी जी ने किया नहीं। तो इसके बारे में मैं अलग से कभी वीडियो बनाऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा चीज़ों को, और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यकीन मानिए अभी तो मैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मैं आपको चीज़ों कहानी को एकदम तथ्य के रूप में और उसके साथ कहानी जोड़ के बताऊंगा ना, तो आपको रोमांच पैदा होगा, तो अब पढ़ने में भी आज मज़ा आएगा। लेकिन अभी एग्ज़ाम आ रहा है तो इसके लिए मैं ये सब मैटर तैयार किया हूँ। फिर देखेंगे दूसरा जो पॉइंट था, दूसरा पॉइंट, सरकार द्वारा जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी यदि उस संपत्ति को किसी तीसरी पार्टी को ना बेचा गया हो। यह कहा गया कि जो सरकार जो है संपत्ति को, जैसे कोई विरोध करता था, सबने आगे आंदोलन की बात ही कर लीजिए, कोई विरोध करता था तो उस दौरान जो संपत्तियाँ होती थी लोगों की कुर्क कर दी जाती थी। कोई कर्जा नहीं दे पा रहा उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाती थी, कोई कर नहीं दे पा रहा उसकी संपत्ति कुर्क कर दी जाती थी, यह सरकार अपने अंडर में ले लेती थी। तो वही बात हुआ कि सरकार द्वारा जो जब्त की गई संपत्ति है, अगर सरकार किसी को बेची नहीं होगी, तो अगर सरकार के पास ही वो संपत्ति होगी तो उस संपत्ति को वापस कर दिया जाएगा, ठीक है। तीसरा जो पॉइंट यहाँ से निकल के आता है कि तीसरे पॉइंट में आप देखेंगे शांतिपूर्ण तरीके से बिना आक्रामक हुए आप लोगों को नशीले पदार्थों की दुकानों के सामने धरने करने का अधिकार मिल जाता है। जैसे दारू है, शराब है, नशा का जो भी चीज़ था, तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि शांतिपूर्ण तरीके से अगर आप बिना आक्रामक, मतलब बिना झगड़ा और लड़ाई या किसी प्रकार की अराजकता ना करें, तो आप नशीले पदार्थों की दुकानों के सामने जो है धरना दीजिएगा। देखिए सबने हो गया, आंदोलन के दौरान ही सारी चीज़ें अपनाई गई, लेकिन लोगों को मार के गिरा दिया गया था एक प्रकार से। लेकिन यहाँ देखेंगे आप इसकी अनुमति मिल जाती है कि भाई बस आप हिंसा ना करिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ आप बात करेंगे, यहाँ देख सकते हैं तटीय इलाकों में रहने वाले ग्रामीणों को घरेलू रूप में उपयोग के सीमित अधिकार दिए जाएंगे। तटीय इलाकों में जो रहने वाले ग्रामीण थे उनको घरेलू रूप से उपयोग के सीमित संसाधन मुहैया कराए जाएंगे। अभी हम इसके बारे में बता दे रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, गांधी इरविन समझौते का प्रारूप तैयार किसने किया था, तो यह इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो गांधी इरविन समझौते का जो प्रारूप था वह किसके द्वारा तैयार किया गया था, वह हार्वर्ड इमर्सन के द्वारा। हार्वर्ड इमर्सन के द्वारा, किनके द्वारा, हार्वर्ड इमर्सन के द्वारा, ठीक है। तो पूछेगा गांधी इरविन समझौते का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, तो वह हार्वर्ड इमर्सन के द्वारा तैयार किया गया, ठीक है। अब हम आगे बात कर लेते हैं।
देखिए क्या हो ना, जो तटीय इलाका का बात कर रहे थे, तटीय इलाके से संबंधित जितने लोग भी थे उनको नमक कानून का उल्लंघन जब हुआ था, तो आप देखेंगे बाद में इसमें प्रावधान किया जाता है, नमक बनाने का अधिकार उनको सीमित संख्या में व्यापार व्यापार करने के लिए नहीं, बस बनाने का अधिकार दे दिया जाता है। ठीक है, इसी समझौते के फलस्वरूप आप देखेंगे कि कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने को तैयार हो जाएगा। आप देखेंगे कि प्रथम गोलमेज सम्मेलन में तो कांग्रेस भाग नहीं लेती है, लेकिन वहाँ पर वास्तव में जो इरविन है ना, इतना दयालु इसलिए हो गया कि वह गांधी जी से मिलने आता है, उसके ऊपर दबाव पड़ता है। जो दबाव ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जब पड़ता है ना, तो इसको बोला जाता है कि भाई जो सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी अगर वही नहीं शामिल हो रही है तो फिर इसका कोई मतलब नहीं है। तो कांग्रेस को किसी भी प्रकार से, जो उस समय गवर्नर जनरल था इरविन, उसको यह आदेश हुआ कि आप किसी भी प्रकार से कांग्रेस में गांधी जी को या कांग्रेस पार्टी से संबंधित लोगों को आने के लिए तैयार करिए, हम फिर से एक गोलमेज सम्मेलन बुलाएंगे। वह गोलमेज सम्मेलन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के नाम से जाना जाएगा, जिसको हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके लिए सारा प्रपंच किया जा रहा है, तो इरविन ये सब इसीलिए इतना दयावान हो रहा है। ठीक है, तो इसी में आप देखेंगे कि इसी समझौते के फलस्वरूप कांग्रेस दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए यहाँ पर तैयार हो गई। ठीक है, फिर आप देखेंगे यहाँ जो पॉइंट है कि सरोजनी नायडू ने गांधी और इरविन को दो महात्मा कहा। तो पूछेगा आपसे क्वेश्चन में कि किसने गांधी और इरविन को दो महात्मा की संज्ञा दी है, तो वह किसने दी है? सरोजनी नायडू ने दी है। यहाँ देखिए सरोजनी नायडू जी ने दी है। ठीक है, फिर यहाँ देखिए जो पॉइंट, देखिए सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए मैंने लगाई है। एलन कैम्पबेल जॉनसन, ये कौन थे? तो यहाँ पर इनके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लें क्योंकि ये इंपॉर्टेंट शख्सियत है। तो एलन कैम्पबेल जॉनसन जो थे वह इरविन के जीवनीकार थे और समझौते में गांधी जी को लाभ सांत्वना पुरस्कार। देखिए क्या होता ना कि एलन कैम्पबेल जॉनसन जो था वह इरविन का एक जीवनीकार था और इसने यह बताया कि ये जो समझौता था ना, गांधी जी को लाभ की सांत्वना पुरस्कार के रूप में एक प्रकार से दिया गया, अर्थात एक प्रकार से लॉलीपॉप देने का काम किया गया। लेकिन यह है कि इस समझौता का प्रभाव भी रहा, कैदी छोड़े गए, लेकिन बहुत खास जो है जब कांग्रेस शामिल होगा ना दूसरा गोलमेज सम्मेलन में, तो आप देखिएगा ना तो बहुत खास नतीजा नहीं निकलेगा। उसके बारे में आगे बात कर लेते हैं। यहाँ देखिए एलन कैम्पबेल जॉनसन ने इस समझौते में गांधी के लाभ को सांत्वना पुरस्कार कहा। तो आपसे पूछेगा सांत्वना पुरस्कार किसने कहा? तो एलन कैम्पबेल जॉनसन ने इसको कहा कि गांधी जी के लाभ सांत्वना पुरस्कार का। ठीक है, और उसके बाद पूछेगा कि इरविन के जीवनीकार कौन थे? तो इसके बारे में भी मैंने आपको बता दिया कि इरविन के जीवनीकार एलन कैम्पबेल जॉनसन थे। अब हम बात कर लेते हैं उसके बाद जो घटना घटित होती है कराची अधिवेशन, जो विशेष अधिवेशन है, क्योंकि हमने देखी ना अभी जब आपको क्रम वाइज बता रहा था तो यही चीज़ें मैंने आपको बताया था। गांधी इरविन समझौता, उसके बाद भगत सिंह को फांसी होगी 23 तारीख को मार्च में, और 3 दिन बाद आप देखेंगे कराची में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। तो कराची में कांग्रेस का विशेष अधिवेशन जो बुलाया जाता है वह 26 से 31 मार्च तक यह अधिवेशन चलता है। देखिए जनरली जो अधिवेशन होता था, जो वार्षिक अधिवेशन होता था, वो दिसंबर महीने में होता था, लेकिन अब ये मार्च में बुलाया गया था, यह विशेष अधिवेशन माना जाएगा। तो इसीलिए कराची विशेष अधिवेशन के नाम से जाना जाता है। 1931 में हुआ था, विशेष अधिवेशन था गांधी इरविन समझौता, या इसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि अभी दिल्ली के ही व्यक्ति थे गवर्नर जनरल, तो इसे हम दिल्ली समझौता के नाम से भी जानते हैं, का अनुमोदन करने के लिए इसे बुलाया इसीलिए गया था कि ये जो गांधी इरविन समझौता हुआ अब इसका अनुमोदन किया जाए कांग्रेस की तरफ से। ठीक है, उस समय जो अध्यक्ष थे वह सरदार पटेल जी थे। तो पूछेगा कि कराची अधिवेशन में जो विशेष अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन चुने गए थे? सरदार पटेल जी। अच्छा, इसकी विशेषता की बात कर लें तो इसकी क्या क्या विशेषता थी, तो इसकी विशेषता के बारे में बात कर लें। एक मिनट, हाँ स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। इसकी विशेषता के बारे में, इसी अधिवेशन में गांधी जी को लोगों ने आक्रोश, मैंने यही चीज़ें अभी आपको बताई थी, तो यहाँ ध्यान से देखिए कि आक्रोश का सामना करना पड़ा गांधी जी को, क्योंकि लोगों का एक ऐसा मानना था कि यदि गांधी जी चाहते तो क्रांतिकारियों को फांसी रुका सकते थे। इस अधिवेशन में लोगों ने, एक मिनट यहाँ से थोड़ा सा कट गया है,
इस अधिवेशन में लोगों ने गांधी जी को विरोध स्वरूप काले झंडे भी दिखाए। यहाँ तक कि विरोध इतना भीषण हुआ, इतना मान लीजिए आक्रामक एक प्रकार से था गांधी जी के खिलाफ कि लोगों ने विरोध स्वरूप जो है काला झंडा दिखा दिया। अब गांधी जी काफ़ी रुष्ट भी हो जाएंगे। फिर उसके बाद आप आगे देखेंगे कि काला झंडा दिखाते हैं और गांधी जी ने अपने भाषण में कहा, फिर गांधी जी जो है अपने भाषण में कहते हैं कि एक मिनट, गांधी जी अपने भाषण में कहते हैं कि गांधी तो मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा, लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। देखिए गांधी जी बोले ना गांधी मर जाएगा, लेकिन जो गांधी का विचार है ना यह सदैव जिंदा रहेगा। दरअसल यह गांधीवाद कोई सिद्धांत वगैरह नहीं था, गांधी जी खुद इस बात को मानते थे कि मेरा जो विचार है ना वो कहीं ना कहीं उपनिषदों से और कुछ विदेशी जो राइटर थे या विचारक थे मान लीजिए उनसे लिया गया है, अब मैं उसको प्रैक्टिकली रूप में कर रहा हूँ। ऐसा गांधीवाद के समान कोई सिद्धांत वगैरह उन्होंने दिया नहीं, ये गांधी जी स्वयं एक्सेप्ट करते थे। लेकिन उन्होंने पहली बार यहाँ पर कहा कि मैं तो मर सकता हूँ लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। तो अब यहीं से गांधीवाद पे चर्चा छिड़ जाएगी कि गांधीवाद क्या था। तो इनके जो चीज़ें उपनिषदों से या अच्छी किताबों से पाए थे उसी को अब गांधीवाद नाम यहाँ से दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर इसके जो पॉइंट के बारे में बात करेंगे, देखेंगे सुभाष चंद्र बोस ने कराची अधिवेशन को गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा कहा। तो आपसे पूछ लेगा कराची अधिवेशन को गांधी जी की लोकप्रियता और सम्मान की पराकाष्ठा किसने कहा? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। अच्छा, ऐसा क्यों कहा? क्योंकि यहाँ देखेंगे गांधी का विरोध भी हो रहा है। यहाँ गांधी जी जब भाषण दे रहे हैं तो कुछ लोग सुन भी रहे हैं, तो वहाँ पर बोलते हैं कि गांधी मर सकता है लेकिन गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा। फिर आपसे तीसरा जो पॉइंट है यहाँ पर आप देखेंगे प्रस्ताव पारित होता है और शीर्षक एक प्रस्ताव पारित होता है, उसका शीर्षक जो होता है मौलिक अधिकार और कर्तव्य होता है। मौलिक अधिकार और कर्तव्य होता है। तो आपसे पूछेगा कि मौलिक अधिकार से संबंधित या मौलिक कर्तव्य से संबंधित, मौलिक अधिकार और कर्तव्य से संबंधित जो प्रस्ताव कब पारित हुआ था? तो कब पारित हुआ था? कराची अधिवेशन में पारित हुआ था, जो 26 से 31 मार्च तक 1931 में चला था, ठीक है। इसी अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित किया गया जिसका शीर्षक मौलिक अधिकार और कर्तव्य था, ठीक है। प्रस्ताव आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित दो लोगों ने मिलकर तैयार किया था। तो इस प्रस्ताव को आर्थिक नीतियों और कार्यक्रमों से संबंधित दो लोगों ने मिलकर तैयार किया था। उन दोनों लोगों का नाम जो है, एक का नाम है जवाहरलाल नेहरू और एक लोगों का नाम है मानवेंद्र नाथ राय। तो इनका नाम याद रखे रहिएगा, एक का नाम है जवाहरलाल नेहरू, एक का नाम है मानवेंद्र नाथ राय। तो ठीक है, वीडियो आज हम यहीं पर रोकते हैं और इसके आगे जो है वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा इसलिए यहाँ पर ब्रेक करना पड़ेगा। लेकिन इसके आगे जो हम पढ़ाएंगे, कल आपको द्वितीय गोलमेज सम्मेलन बताएंगे। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से पहले जितनी फैक्ट थे मैंने सभी आपको बता दिया, चाहे वह कथन निष्कर्ष के रूप में पूछा जाए या कथन कारण के बारे में पूछा जाए या स्टेटमेंट बना के पूछा जाए या आपको एकदम फैक्ट ही पूछ ले, तो यहाँ से आपके क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। आपसे ये रिक्वेस्ट है कि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लोगों तक शेयर करिए। धन्यवाद।